जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे नावल के हवाला से। नावल जो ख़ासकर जो उर्दू ज़ुबान अदब में जो अब्दुल हलीम शर्र का लिखा हुआ फ़रदौस बरी हैं। बहुत से तलबा तालिबात का इसरार और उनके जो सवालात वो पहुँचे हैं। आज उनके जो सवालात की रोशनी में हम इसका जो खुलासा है, कहानी या प्लाट, इसको सिर्फ आज डिस्कस करेंगे। इसको सिर्फ आज बात करेंगे। इसका जो तहकीकी और तनकीदी जैसे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में उन पे बात करेंगे। आज सिर्फ अपने तलबा तालिबात की जो आसानी के लिए जो अब्दुल हलीम शर्र का लिखा हुआ नावल फ़रदौस बरी हैं, आज उसका कहानी और प्लाट सिर्फ इसी को देखेंगे ताकि बआसानी तरीके से हम उसके मानी व मफ़हूम को जान सके, पहचान सकें। तो बिला तखीर हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो अब्दुल हलीम शर्र का जो फ़रदौस बरी लिखना है ना, ये नहायत एहतसार मुख्तसर तारीख़ी एतबार से अपनी मिसाल आप है। हम इसके अगर मुख्तसर तौर पर तारुफ पर बात करें तो ये फ़िरका बातनिया के हवाले से एक अजीम शाहकार है तारीख़ी एतबार से, जो अब्दुल हलीम शर्र का लिखा हुआ है। और उन्होंने वक़्त की नब्ज़ पर हाथ रख कर इसको लिखा और कारी के मजाज और अदबी ज़ौक़ को बांपने का एक अजीम जो कारनामा वो सर अंजाम दिया है। तो हम अभी सिर्फ इसके जो कहानी प्लाट पर बात करते हैं। हम इसको तरतीब के साथ और एक हुस्न सलूक के साथ इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो जैसा कि मुसन्निफ ने बयान किया कि हुसैन और ज़मुर्द अपने वालिदैन से पूछे बगैर हज के लिए घर से निकल पड़ते और 8 दिन दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते हुए वो एक पहाड़ी मुकाम पर ठहर जाते हैं। ज़मुर्द कहती है कि पास ही इसके बाई की कब्र है, यहाँ उसे फातिहा ख्वानी करनी है। हुसैन उसको जवाब में कहता है, यहाँ पर परियों का घर है और ख़तरा मौजूद है। ज़मुर्द हुसैन की एक नहीं सुनती और हुसैन के साथ आगे बढ़ती है। फातिहा ख्वानी के बाद उन्हें पहाड़ी की ढलवान पर रोशनियाँ दिखाई देती हैं। इतने में खूबसूरत औरतों का एक झुंड इनके गिर्द दायरा बना लेता है। इस तरह वो अपने खुशो खवास खो बैठते हैं। जब सुबह का सूरज तलू होता है तो हुसैन आंखें खोलता है। ज़मुर्द गायब है। ज़मुर्द के भाई की कब्र पर जो कतबा था, इस पर ज़मुर्द का नाम मरकूम था। वो अपने होश खो देता है और इसी कब्र के सरहाने बैठ जाता है। जब 6 माह गुजर जाते हैं तो इसके बाद ज़मुर्द का उसे खत मिलता है और उसमें वो लिखती है, मैं बाग के फ़रदौस में बैठी हूँ और तुझसे फिर कहती हूँ कि जा और मेरी वसीयत पूरी कर। हुसैन इस बात का कुछ इदराक नहीं करता और वो उसकी कब्र पर बैठा रहता है। एक दिन उसे फिर ज़मुर्द का खत मिलता है, जिसमें कुछ दिनों बाद उस हुसैन को एक खत और मिलता है और इसमें ये इबारत मरकूम होती है, मेरी जस्तजू में तू हद से गुजर जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोहे मूदी की मगरबी घाट पर एक बड़ा गार है जिसमें बड़े बड़े खुदा शनास चिल्ला कशी कर चुके हैं। तू जा और वहाँ चिल्ला कशी कर। चिल्ला के बाद खते मुस्ताकीम में इस गार से रवाना हो और शहर खलील जा और वहाँ के मशहूर तहखाना जहाँ याकूब और यूसुफ के जनाजे रखे हैं, लोगों की आंखों से बचकर दाखिल हो और 40 दिन इबादत और रियाजत में रहकर शहर खलब जा और मस्जिदुल समानीन में एक शख्स सबज अमामा पहने तुझे मिलेगा। इसकी अतायत गुलामी कर, वो जो कहे कर। ये शख्स जिसका नाम शेख अली वजूदी है तुझको मुझसे मिला सकता है। अब ये जो उस खत के अंदर तहरीर बामुताबिक उस खत के लिखी गई थी, अब ये है। तो आगे लिखा है, हुसैन ज़मुर्द के खत पर अमल करते हुए शेख अली वजूदी के यहाँ पहुँच जाता है और इसका मुरीद बन जाता है। 11 माह तक हुसैन शेख की खिदमत करता है और एक दिन शेख उसे कहता है कि ए हुसैन, अब ये जो लफ्ज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं
یا سننے والے ہیں، یہ اس شے کے انورٹڈ کوموں میں بیان شدہ لفظ ہیں جو خوب ہو اس نے اس شیخ علی وجودی نے بیان کیے تھے۔ تو لکھا ہے، جا اور امام نجم الدین نشا پوری کو ختم کر دے۔ حسین وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر وجودی اپنی لچھے دار تقریر سے حسین کو اس قدر متاثر کرتا ہے کہ وہ نجم الدین نشا پوری کو تہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کاظم جنوبی کے ذریعے فردوس بری میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں خور و قصور، حوض کوثر اور شراب طہور ہے۔ وہ اس جنت میں زمرد کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اسے مطلع کیا جاتا ہے کہ کثافت مادہ اس نورستان میں رہنے کے قابل نہیں۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا، یہ پیرا، یہ الفاظ، یہ اس شیخ علی وجودی کے جو خوبہو انورٹڈ کوما میں تھے، اب یہ تھے۔ اس کے بعد تذکرہ کیا جاتا ہے کہ زمرد اسے نصیحت کرتی ہے کہ شیخ کی جتنی اطاعت کرو گے تم میرے پاس اتنی ہی جلدی پہنچ جاؤ گے، میرے خط کا انتظار کرنا۔ حسین پھر شیخ علی وجودی کے قدموں میں آ جاتا ہے اور اس کے کہنے پر امام نصر بن احمد کو قتل کر دیتا ہے۔ اب اسے جنت میں داخلہ نہیں ملتا اور اس کے بعد وہ زمرد کی قبر پر آ جاتا ہے۔ اسے ایک خط موصول ہوتا ہے کہ یہ خط بلقان خاتون کی خدمت میں پیش کر۔ اب بلقان خاتون خط لے کر اپنے بھائی کے ہاں جاتی ہے۔ اس کی اجازت لے کر خلاقوہاں کے ساتھ ایک بڑی فوج زمرد کی ہدایت کے مطابق لے کر فردوس بری پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ حسین یہاں شیخ علی وجودی، تورمانی اور کاظم جنوبی کو تہ و تیگ کر دیتا ہے، یعنی ان کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آخر میں بلقان خاتون کے کہنے پر خلاقو خاں کے حکم سے شیخ نصیر الدین توسی حسین اور زمرد کا نکاح کر دیتے ہیں۔ پھر یہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کعبہ میں جا کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور واپس آ کر بلقان بیگم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ جو لکھا ہوا فردوس بری ناول کا مختصر جو پلاٹ خاکہ کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، آج ہم نے اس کے بارے میں جانا ہے۔ اب ہمیں کہانی کا بنیادی جو سکیچ یا ڈھانچہ ہے وہ پتہ چل گیا ہے۔ ہم آنے والے ایام میں اس کی جو تنقیدی اور تحقیقی جائزہ اس پر بات کریں گے، اپنے طلبہ طالبات کی رہنمائی کے بارے سے اس پر مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ کا مزید سوال ہے، کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو کمنٹس باکس میں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔